बीओ के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी प्रथम, अर्थात इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ, कंपनियों का वर्गीकरण, इनके लाभ और दोष। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कंपनी का उद्गम और विकास कब कैसे हुआ। देखिए, साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ एकाकी व्यवसाय के दोषों के कारण। ठीक उसी तरह से कंपनी का उद्भव हुआ साझेदारी की कमियों के कारण। कब कंपनी का जन्म हुआ, इस बारे में विद्वानों का अनुमान है कि कंपनी का प्रादुर्भाव सबसे पहले इटली में 12वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और उसके साथ साथ कंपनियों का विकास होता चला गया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली और वितरण व्यवस्था में आमूलचूल यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया और एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसमें उत्पादन, परिवहन, संचार, इनके नवीन साधनों का जन्म हुआ। कुटीर और लघु उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। ऐसे बड़े बड़े कारखानों में पूंजी का महत्व बहुत बढ़ गया। साझेदारी में पूंजी की मात्रा साझेदारों की सामर्थ्य तक ही सीमित थी। अतः एक ऐसे व्यावसायिक संगठन की खोज की गई जिसमें बड़ी मात्रा में पूंजी को जुटाया जा सकता हो। और कुछ साझेदारी की जो कमियां थीं, जैसे असीमित दायित्व, प्रबंधकीय क्षमता की कमी, स्थायित्व की कमी, इनको भी दूर किया जा सकता हो। तो इन सारे समस्याओं के चलते, इन सारी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नवीन व्यावसायिक संगठन जिसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है, इसका प्रादुर्भाव यानी कि जन्म हुआ। और कंपनी में सदस्यों के सीमित दायित्व के कारण सदस्यों की संख्या भी साझेदारी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिससे बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित करना संभव होता है। इसके नाम कई सारे हैं। इंग्लैंड में इन्हें स्टॉक कंपनी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निगम कॉरपोरेशन कहा जाता है, फ्रांस में इन्हें सोसिएट एनीम कहा जाता है। विश्व में कंपनियों से संबंधित प्रथम अधिनियम इंग्लैंड में संयुक्त स्कंध कंपनी अधिनियम 1844 पारित हुआ, जिसे कंपनी संगठन का आधार स्तंभ माना जाता है। अब बात कर लें भारत की, तो सबसे पहले भारत में सन 1600 में शाही आज्ञा पत्र यानी कि रॉयल चार्टर के द्वारा व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नामक विदेशी कंपनी की स्थापना हुई। भारत का पहला कंपनी अधिनियम 1850 था, जो इंग्लैंड में सन 1844 के कंपनी अधिनियम पर ही आधारित था। इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों का दायित्व साझेदारी संस्थाओं की भांति ही असीमित था। तत्पश्चात 1857 में पारित कंपनी अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसमें सीमित दायित्व के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली, यानी कि सदस्यों का दायित्व सीमित कर दिया गया उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक। इसका आशय ये होता है कि सदस्यों से कभी भी कंपनी में हानि होने की स्थिति में कभी भी उनकी निजी संपत्तियों का प्रयोग कंपनी के ऋणों के भुगतान में नहीं किया जा सकेगा। उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होगा। बाद में 1860 में बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को भी यह छूट प्रदान की गई कि वह सीमित दायित्व के आधार पर स्थापित की जा सकें। 1866 में कंपनी अधिनियम पारित हुआ। इसमें कंपनियों के समामेलन, नियमन और समापन की पूरी व्यवस्था दी गई। 1882 में भी एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विभिन्न अधिनियमों की कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। 1895, 1900, 1910 में अलग अलग अधिनियम पारित हुए। 1913 में एक नया एकीकृत इंटीग्रेटेड अधिनियम यानी कि एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 स्वीकृत हुआ, और जिसमें कंपनी संबंधी नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। निजी कंपनी के स्वरूप को भी मान्यता दी गई उस समय। कब? 1913 के अधिनियम में। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे 1936 तक। 1936 में इसमें महत्वपूर्ण और विस्तृत संशोधन किए गए। ये अधिनियम 1956 तक लागू रहा और 1956 में भारतीय कंपनी अधिनियम आया, जिसमें सुधार तो हुए, समय समय पर संशोधन हुए, लेकिन वो 2013 तक चला। और वर्तमान में पूरे देश में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, जो कि इस PDF में आपको नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल आगे है, आगे इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें ये जो लिखा ना कि वर्तमान में कंपनी अधिनियम 1956 लागू है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। इसमें सुधार कब कब हुए? 3 अप्रैल 1970 में सार्वजनिक कंपनियों में प्रबंधकर्ताओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा।
फिर ऐसे ही 1960, 1962, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 77, 85, 88, 1999, 2000 और 2002 में संशोधन हुए। 1956 के स्थान पर नया कंपनी अधिनियम पारित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर 2011 को नए कंपनी विधेयक को स्वीकृति दी। दिसंबर 2012 में इसे लोकसभा ने तथा अगस्त 2013 में इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया। 29 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक का राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कंपनी अधिनियम 2013 को भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2014 से लागू कर दिया गया। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में 470 धाराएं, 29 अध्याय, 7 अनुसूचियां हैं। पहले 1956 में 560 धाराएं थीं। इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 पहले की अधिनियम की अपेक्षा थोड़ा सा संक्षिप्त है। इसके उद्देश्य क्या हैं? पारदर्शिता लाना, कर्मचारियों तथा निवेशकों के हितों को सुरक्षित करना। किससे सुरक्षित करना? विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाओं से। औद्योगिक विकास, देश में उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना तथा गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करना। 2013 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।